अध्याय 301 टीम का पतन। अनुवादक एक्सोस्टेल्स, संपादक एक्सोस्टेल्स। चर्च लौटकर दोनों ने पाया कि पूरा इलाका पूरी तरह अस्त व्यस्त था। हर जगह गहरी खाया थी। आसपास की हवा में विभिन्न तत्वों की ऊर्जा व्याप्त थी। ये स्पष्ट था कि लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, हालांकि वे यह नहीं बता सकते थे कि वो समूह कहाँ गया था। निंगजू, क्या तुम ठीक हो? लू जेंगे सबसे पहले सामने आया। वो तुरंत आगे बढ़ा। मो फैन को निंगजू के कंधे पर हाथ रखे हुए देखकर उसकी निगाहें तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं अब से उसका ख्याल रखूंगा। मो निंगसू को उन दोनों से कोई मतलब नहीं था। उसने आराम करने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। लू जेंगे मक्खी की तरह उससे चिपका रहा। वो समूह का नेतृत्व करते समय के मुकाबले बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। लियाओ मिंगजुआन सच ही कह रही थी। आखिर मो फैन बाकी लोगों को ढूंढने चला गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी खूबसूरत मोनुजियाओ कैसी होगी। आखिर वो उसके साथ ही रह रही थी। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसने खुद पर ले ली थी। मोनुजियाओ को ढूंढने के बजाय उसकी मुलाकात मोटे लुओ सोंग से हो गई। मो फैन ने उस मोटे आदमी को कॉलर से पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लुओ सोंग फूट फूट कर रोने लगा। भाई, मुझ पर दया करो। उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। वह यही है। मुझे लगता है वह जाग गई है। वो खुद से कुछ बुदबुदा रही है। लुओ सोंग की हालत वाकई दयनीय थी। उसकी ऊर्जा के स्तर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपने लगभग सभी जादुई उपकरण भी इस्तेमाल कर लिए थे। साधना के मामले में मुनुजियाओ ने अपनी मध्यवर्ती जादुई शक्ति में महारत हासिल कर ली थी और वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मो फैन ने जल्द ही मुनुजियाओ को झाड़ियों के ढेर में खड़ा पाया। आसपास के सारे पौधे स्पष्ट रूप से उसी ने उगाए थे। वो थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी और उसकी निगाहें खाली थीं। मुख्य अंतर यह था कि उसके माथे पर बना लाल निशान गायब हो गया था, जिससे उसका सामान्य शाही रूप लौट आया था। जियाओ जियाओ, क्या तुम ठीक हो? मो फैन उसके पास गया। उसने फोकस नेकलेस उतारकर मुनुजियाओ के गले में पहना दिया। मुनुजियाओ की आंखों में कुछ भाव झलक रहे थे। ये डर था, मानो वो किसी बुरे सपने से जाग उठी हो। वो उसके बाद के झटके का अनुभव कर रही थी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मो फैन ने धीरे से मुनुजियाओ के कोमल शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। वो अपने मर्दाना शरीर की गर्माहट से उसके डरे हुए नन्हे दिल को सुकून देने की कोशिश कर रहा था। मो फैन द्वारा गले लगाए जाने पर मुनुजियाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आमतौर पर वो क्रोधित हो जाती। क्या मेरे साथ क्या हुआ? मुनुजियाओ ने अचंभित होकर पूछा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था। उसे बस इतना याद था कि लुओ सोंग मु परिवार की बदनामी कर रहा था और उनके अतीत को कुरेद रहा था। इससे उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह वो पूरी तरह भूल गई थी। तुम्हारा दिमाग नियंत्रित किया जा रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। आओ, गले लगने से तुम्हें अच्छा लगेगा। पास आओ, मो फैन ने कहा। मुनुजियाओ ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर पहले जो डर का भाव था, उसकी जगह अब संदेह का भाव झलक रहा था। अंततः मुनुजियाओ को कुछ एहसास हुआ। वो तुरंत शर्मा गई, जिससे वो बेहद प्यारी लग रही थी और मो फैन को अचंभित छोड़ गई। मो फैन को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी जादू के वश में हो गया हो, इतनी नजदीकी से उसकी मोहक खुशबू को महसूस करते हुए। हालांकि वो उस पर जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके गुलाबी चेहरे और कामुक होठों को चूमने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। बेवकूफ, मुनुजियाओ ने उस बदमाश को धक्का देकर दूर कर दिया जो स्थिति का फायदा उठा रहा था। उसे भी मु निंगसू जैसी ही भावना हो रही थी। अगर उसमें अभी भी ताकत होती तो वह उसे लटकाकर उसकी जमकर पिटाई करती। क्या उसे थोड़ा सभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए था? मो फैन को बेहद खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसने दोनों देवियों के साथ कुछ सुखद समय बिताया था। मु निंगजू की त्वचा बेहद चिकनी और कोमल थी, उसका स्पर्श बेहद सुखद था। मु नुजियाओ के कंधे अधिक सुडौल थे और उनके शरीर से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी, जो उन्हें एक अलग ही आकर्षण प्रदान कर रही थी। बाकी लोग कहाँ हैं? मु नुजियाओ ने माहौल को असहज होने से बचाने के लिए विषय बदल दिया। मुझे नहीं पता, मुझे उनकी जिंदगी और मौत की परवाह नहीं होगी, मो फैन ने उदासीनता से कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मु नुजियाओ ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। इसे वापस ले लो। जादुई मकड़ी को मारते समय बाल बाल बच गए थे, लेकिन मैं तुम्हारा शुभ चिन्ह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मो फैन ने गोला वापस दे दिया। मु नुजियाओ ने भी उसे फोकस नेकलेस लौटा दिया। मो फैन ने इसे ऐसे बताया जैसे वे आपस में प्यार की निशानी का आदान प्रदान कर रहे हों। ये सुनकर वो फिर से शर्म से लाल हो गई। वो तुरंत वहां से चली गई। उस निर्लज्ज व्यक्ति से और बात करने की उसकी इच्छा नहीं थी।
वो अब भी खोई खोई सी थी। मो फैन द्वारा छेड़े जाने के बाद से उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। मो फैन और म्यू नुजियाओ को जल्द ही झाओ मिनटिंग और बाई टिंगटिंग मिल गए। वे तो सुरक्षित बच गए, लेकिन झेंग बिंगशियाओ बुरी तरह घायल हो गया, क्योंकि झाओ मिंग्युए की मध्यम अग्नि जादुई शक्ति से उसे सीधा प्रहार किया गया था। वो लगभग जिंदा ही जल गया था। बाय टिंगटिंग उसके घावों का इलाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह बच पाएगा या नहीं। अगर झेंग बिंगशियाओ बच भी जाता तो भी उसे बेहद निराशा होती यह जानकर कि वह किसी दानव जानवर के बजाय अपने ही किसी सहयोगी के हाथों लगभग मर गया था। आपसी कलह में सभी घायल हो गए थे और अत्यधिक थकान से ग्रस्त थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छात्रों के बीच विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। सोंग शिया बेहोश थी, झेंग बिंगशियाओ बुरी तरह जल गई थी और जू डालोग का हाथ काट दिया गया था। समूह पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। हर कोई अलग अलग समूहों में बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे दिमागी संतुलन खोने से पहले बैठा था। चलो पीछे हटते हैं, हम भोर होते ही वापस लौटेंगे, झाओ मांटिंग ने प्रस्ताव रखा। मैं भी अब यहां और नहीं रुक सकता, लुओ सोंग ने सहमति जताई। हमारा मिशन अभी भी जारी है, हम अभी नहीं जा सकते। लू झेंगे तुरंत घबरा गया, मानो उसे डर था कि समूह उसे छोड़कर चला जाएगा। मिशन भाड़ में जाए, मैं तो बाल बाल बचा। वैसे भी मैं अब यहां और नहीं रुकूंगा, जू डालोग ने गुस्से से कहा। लू झेंगे के हिंसक निशान वाले भेड़िए ने उसकी बाह काट दी थी। उसने सोचा कि लू झेंगे ने अपने हमले में हद से ज्यादा कर दिया था, भले ही वह जादू के प्रभाव में था। मिन कोंग और लियाओ मिंगसुआन, जो जादू के गहरे प्रभाव में थे, उनमें से मिन कोंग पूरी तरह से गायब हो गया था। लियाओ मिंगसुआन ठीक था, लेकिन वह एक कोने में अजीब से भाव के साथ बैठा था। जब से लियाओ मिंगसुआन को होश आया है, तब से वो अजीब व्यवहार कर रहा है, यहां तक कि जादू से प्रभावित होने से भी बदतर। लापता मिन कोंग की बात करें तो कोई भी उसे ढूंढने के मूड में नहीं था, क्योंकि सब थक चुके थे। वे कल दिन के उजाले में उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, यही वे कर सकते थे। सभी को अपना ख्याल रखने में परेशानी हो रही थी, उनका दूसरों की देखभाल करने का मन नहीं था। किसी ने भी ऐसे घातक जानवर से सामना होने की उम्मीद नहीं की थी जो उनके दिमाग को नियंत्रित करने में सक्षम हो, और न ही यह उम्मीद की थी कि छात्रों का ये कुलीन समूह महज एक रात में बिखर जाएगा। लियाओ मिंगजुआन मु निंगजुए के बगल में बैठ गया। उसने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन लियाओ मिंगजुआन और जू डालोग को रोके रखने के बाद वह थक गया था। वो मु निंगसू से बात करना चाहता था, लेकिन वह पूरे समय चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चुप्पी को कैसे तोड़े। उसने अपना सिर उठाया और बातचीत शुरू करने का कोई तरीका सोचने लगा। अचानक उसने भोर की रोशनी से जगमगाते क्षितिज पर बर्फीले सफेद पंखों के जोड़े देखे। पंख एक स्थिर गति से समूह की ओर बढ़ रहे थे, उनकी हल्की चमक धुंधले आकाश को और भी सुंदर बना रही थी। लू झेंगे को खुशी का एक तेज एहसास हुआ, लेकिन उसने तुरंत ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। विमान के पंख सीधे उस सुनसान शहर में उड़ने के बजाय नीचे उतर गए। उनका उतरने का स्थान ज्यादा दूर नहीं था, वे जल्द ही अपने इलाके में पहुंच जाएंगे। लू झेंगे ने जानबूझकर अपने आसपास मो फैन की तलाश की। संयोगवश मो फैन, मो नुजियाओ, बाय टिंगटिंग, झाओ मांटिंग और अन्य लोग भी उसकी ओर आ रहे थे। मो फैन ने चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले कहा, चूंकि किसी का भी मिशन जारी रखने का मन नहीं है, तो क्या हमें अब वापस चलना चाहिए? हमें अभी तक मिंग कोंग नहीं मिला है, मु निंगसुए ने कहा। छोड़ो इसे, लियाओ मिंगजुआन ने गलती से उसे मार डाला था, जू डालोग ने झट से कहा। आरोप सुनकर लियाओ मिंगसुआन कांप उठा। उसने जू डालोग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, यह सरासर झूठ है। मान लो सबने अपना आपा खो दिया था, तुम दोनों में से एक की मौत हो जाएगी, मो फैन ने निर्दयता से कहा। लियाओ मिंगसुआन, क्या तुमने उसे मार डाला? म्यू निंगजियो ने पूछताछ की। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रख पा रहा था। लियाओ मिंगजुआन टूटने की कगार पर था। उसने अपने हाथों को अपने बालों में इस तरह घुसा लिया मानो वह अपना सिर खोलना चाह रहा हो। मिन कोंग उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन किसे पता था कि वही उसकी हत्या करेगा। उसका शव भी बुरी तरह विकृत हो चुका था, पहचानना मुश्किल था। सामान समेट लो, हम जा रहे हैं। मु निंगसू ने आगे कोई सवाल नहीं किया। टीम की कप्तान होने के नाते उन्होंने आदेश दिया। घटनाओं की उस श्रृंखला के बाद उनमें से किसी में भी मिशन को जारी रखने का साहस नहीं बचा था। वीरान शहर उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। भगवान ही जाने अगर वे अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करते तो उनमें से कितने लोग आज भी जीवित होते। सभी थके हुए थे,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे डरे हुए थे। छद्मरूपी दानव से सामना होने के बाद सभी पहले से ही भयभीत थे। अब सम्मोहक जादुई मकड़ी ने उन्हें आपस में लड़वा दिया था। लियाओ मिंगसुआन ने अंततः मिंग कोम को मार डाला। हालांकि वो सम्मोहन के सबसे गहरे प्रभाव में था, फिर भी समूह को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपना सामान समेटने के बाद समूह ने मिंग कोम का शव ढूंढा और उसे दफनाने का फैसला किया। उन्होंने पृथ्वी तत्व के जादू का उपयोग करके जल्दी से उसके लिए एक ठोस कब्र तैयार कर दी। इससे राक्षसी जानवरों द्वारा उसके शव को खोदकर निकालने से रोका जा सकेगा। गंभीर रूप से घायल सोंग शिया को होश आ गया था। उसका पेट अभी भी पट्टियों से ढका हुआ था और वो बेहद थकी हुई लग रही थी। वो सौभाग्यवश बच गई थी, इसलिए उसे समूह से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो बस इतना चाहती थी कि वह बाकी लोगों के साथ सुरक्षित लौट आए। झेंग बिंगशियाओ की हालत भी बेहद खराब थी। बाय टिंगटिंग ने उसे बचाने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसे अभी भी पता नहीं था कि उसकी जान को अभी भी खतरा है या नहीं। जब समूह के सभी सदस्य साहसिक यात्रा पर निकले थे, तो वे महत्वाकांक्षी थे। उन्हें लगा कि वे आसानी से उस वीरान शहर पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ ही स्थानों की छानबीन करने के बाद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने राक्षसी जीवों के क्षेत्र की क्रूरता का पुनर्तः अनुभव कर लिया था। पर्ल इंस्टीट्यूट के कुलीन वर्ग का सदस्य होना या इंपीरियल कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। यहाँ तक कि जंगल में अकेले जीवित रहना भी उनके लिए बेहद मुश्किल था। स्कूलों में प्रभावशाली माने जाने के बावजूद, बाकी छात्रों पर हावी रहने के बावजूद, बड़ों से बाहरी दुनिया के बारे में ढेरों किस्से सुनने के बावजूद, उन्हें अपनी बेकारी का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक उन्होंने इसे खुद अनुभव नहीं कर लिया। मरे हुए मरे ही रहते हैं और घायल घायल ही रहते हैं। उनमें से कोई भी परिणाम से संतुष्ट नहीं था। पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के नाते उन सभी के मन में एक विशेष प्रकार का गर्व था, जिसे वे थके हारे शरीर को घसीटते हुए वापस उसी दिशा में जाते समय मुश्किल से ही दबा पाए। प्रशिक्षण बहुत कठिन साबित हुआ था। धीरे धीरे वो समूह शहर से बाहर निकल गया। आकाश में भरपूर रोशनी थी और पास के जंगलों में पक्षी चहचहा रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से भयावह वातावरण कुछ हद तक कमजोर पड़ रहा था। आगे देखने पर उन्हें वही रेल पटरी दिखाई दी जो काई और खरपतवार से ढकी हुई थी। ये जंगल से होते हुए दूर तक फैली हुई थी और अंततः उन्हें उस शहर तक ले जाएगी जिसे स्वर्ग कहा जा सकता है। हर कोई वापस लौटने की जल्दी में था, ऐसी जगह वापस जहां जीवित लोग हों, अपने आरामदायक घरों में वापस। छात्र रेल की पटरी पर चलने ही वाले थे कि तभी जंगल से लोगों का एक समूह उनकी ओर बढ़ा। उन्होंने बैटलमेच की वर्दी जैसी ही वर्दी पहन रखी थी, लेकिन रंगों में कोई खास अंतर नहीं था। समूह में लगभग 30 लोग थे। प्रत्येक के पास एक सफेद विशालकाय चील थी। चीलों की छाती चौड़ी और निगाहें तेज थीं। उनके मुड़े हुए पंख जमीन को छू रहे थे। अगर वे उन्हें पूरी तरह फैला दें, तो वे कम से कम 10 मीटर चौड़े हो जाएंगे। मो फैन ने इन दिव्य चीलों को पहले भी देखा था। ये वे जानवर थे जिन्हें आमतौर पर युद्ध जादूगर वश में करते थे। ऐसा कहा जाता था कि केवल मानसिक शक्ति से युक्त शक्तिशाली जादूगर ही किसी जानवर को वश में कर सकते थे। हालांकि वे उन्हें युद्धों में सहायता करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, लेकिन वे परिवहन के लिए एकदम उपयुक्त थे। युद्ध जादूगर, क्या वे हमें बचाने आए हैं? झाओ मिंग्युए और किंग युद्ध जादूगरों को देखकर उत्साहित हो गई। किसी को जीवित देखना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। उनकी वर्दी में कुछ अजीब सा है, झाओ मानटिंग ने बताया। वे हमें बचाने के लिए ही आए होंगे। कितनी राहत की बात है, शायद वे झेंग बिंगशियाओ को बचा सके, पेन लियांग ने खुशी से कहा। लू झेंगे वहीं खड़ी रही और समूह से नजरें मिलाने से बचती रही। बैटलमेट समूह की ओर बढ़ते रहे। उनका नेता घनी भौंहों वाला एक व्यक्ति था, जिसके होठों के बीच एक पाइप था। उस आदमी ने कैमोफ्लेज वाली विंडब्रेकर जैकेट पहनी हुई थी। उसकी घनी भौहों के नीचे की आंखों ने छात्रों को सरसरी तौर पर देखा और फिर लू झेंगे पर आकर रुक गईं। लू झेंगे ने मो फैन की ओर एक नजर डाली, मानो वो उस आदमी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। कमांडर लू नियान ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उन्होंने अपने पीछे खड़े बैटलमेच को आदेश दिया, जिनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, उन सबको मार डालो। लू नियान ने अपेक्षाकृत शांत लहजे में बात की, मानो वो उनसे दूर ले जाने का अनुरोध कर रहा हो। लेकिन वो तो उन्हें जान से मारने का आदेश दे रहा था। आदेश सुनकर लू झेंगे भी दंग रह गया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये पर्ल इंस्टीट्यूट और रॉयल कॉलेज के छात्र हैं। हम तो सिर्फ प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए हैं। इसीलिए तो उन्हें चुप कराना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि यहाँ क्या हुआ है।
लू नियान ने अपेक्षाकृत शांत स्वर में कहा। उनका दृढ़ निश्चय इस बात का संकेत था कि उनके हाथों अनगिनत जाने गई थी। उसके पीछे खड़े लोगों में तीव्र हिंसक भावना जागृत हुई। वे सभी सैनिक थे जिनकी सैन्य शक्ति कम से कम मध्यम स्तर की थी। उनकी निगाहें भोले भाले छात्रों पर ऐसे टिकी थी मानो भूखे भेड़ियों का झुंड भेड़ों के झुंड को घूर रहा हो। वातावरण पूरी तरह बदल गया था। झाओ मिंग्युए और किंग बैटलमेट से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि अचानक उनके पैरों के नीचे बर्फ की कुछ जंजीरें दिखाई दी हैं। जब वे पूरी तरह से निहत्थे थे तब जंजीरें उनके शरीर में घुस गईं। चांदी जैसी सफेद बर्फ की जंजीरें ताज़ा खून से तुरंत लाल हो गईं। बर्फ की जंजीरें उनके शरीरों को भेद गईं। चारों ओर खून फैल गया। दोनों जीवंत लड़कियां पल भर में जमीन पर जमी दो बर्फीली लाशों में बदल गईं। ये बेहद चौंकाने वाला था। छात्रों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। छात्रों के समूह को अपने पूरे शरीर में सुन्नपन का अनुभव हुआ। बैटलमेज हमेशा से उनकी नजरों में रक्षक रहे थे। वे न्याय और शक्ति के प्रतीक थे। हालांकि आज उनका सामना जिन बैटलमेज से हुआ था उन्हें शैतान कहा जा सकता है। उन्होंने सहानुभूति का कोई संकेत नहीं दिखाया। पर्ल इंस्टीट्यूट की दोनों लड़कियों को राष्ट्र के भावी स्तंभ माना जाता था। भले ही उनकी पहचान अलग अलग थी, फिर भी वे दो जीवित इंसान थीं। कई लोगों की तरह उन्हें भी विश्वास था कि वे हमेशा एक बैटलमेज पर भरोसा कर सकती हैं। उनकी जान पलक झपकते ही चली गई। दोनों घनिष्ठ मित्रों की आंखें अभी भी खुली हुई थीं। वे उस वीरान शहर के कठिन प्रशिक्षण से बच निकले थे। घर पहुंचते ही वे गर्म पानी से नहाने का आनंद लेने की सोच रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका सामना बैटलमेज की वर्दी पहने शैतानों के एक समूह से हो गया, जिन्होंने उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दिया। ये तूफानी बादल है, सावधान रहो। समूह में से किसी ने चीख मारी, जिससे समूह ने ऊपर की ओर देखा। उन्होंने अपने ऊपर आकाश में एक विशाल तूफानी बादल को उभरते हुए देखा। तूफानी बादल के भीतर बिजली की कई कड़कड़ाहटें कौन थीं। उनकी गति मो फैन के वज्रपात जितनी तीव्र नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह बादल के भीतर उमड़ती हुई अत्यधिक बिजली की ऊर्जा को महसूस कर लिया था। ये तीसरे दर्जे का थंडरबोल्ट है, जल्दी से इससे बचो, मो फैन चीख उठा। उसकी चीख के बाद साफ आसमान में बिजली की एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। आकाश पहले से ही अच्छी तरह से रोशन था, लेकिन जैसे ही बिजली नीचे की ओर गिरी, उसने आसपास के वातावरण को और भी रोशन कर दिया। बिजली की एक तीव्र लपट बेरहमी से झाओ मांटिंग के सिर पर गिरी। झाओ मांटिंग ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए पवित्र सुरक्षा कवच का प्रयोग किया। स्वयं की रक्षा के लिए एक सुनहरी प्रकाश की ढाल प्रकट हुई। आकाश से बिजली की एक और लपट गिरी। इस बार ये पहले से ही बुरी तरह घायल झेंग बिनशियाओ को निशाना बना रही थी। उसकी वर्तमान स्थिति में खुद का बचाव करना उसके लिए असंभव था। उसके झुलसे हुए चेहरे की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बिजली की एक लकीर को सीधे अपनी ओर गिरते हुए देख सकता था। टकराना। पिछली चोटों से बाल बाल बचे झेंग बिनशियाओ का शरीर पल भर में खून से लथपथ हो गया। मांस और खून में अंतर करना असंभव था। वो छलक कर झाओ मांटिंग के शरीर पर जा गिरा, जो ठीक उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें पहली बार भय से भर उठी और चौड़ी हो गईं। क्या उसके चेहरे, कपड़ों और पैरों के नीचे लगा खून का सारा धब्बा झेंग बिनशियाओ का था? एक रात पहले जब झाओ मांटिंग ने अपने विशालकाय पृथ्वी समलन गोलेम को बुलाया था, तब भी वह झेंग बिनशियाओ से काफी प्रभावित था। हालांकि अब वो खून से लथपथ हालत में पहुंच चुका था। छात्रों के समूह पर बिजली की चिंगारियां लगातार बढ़ती गति से गिरती रहीं। इसका कारण संभवतः दो बिजली के जादूगरों द्वारा एक साथ वज्रपात करना था। बिजली की तेज बौछारों ने छात्रों के समूह पर लगातार और बेरहमी से हमला किया। अधिकांश छात्रों के पास कुछ ऐसे उपकरण थे जो उन्हें थोड़े समय के लिए बचा सकते थे। हालांकि तीसरे स्तर के वज्रपात की शक्ति उनके लिए असहनीय थी। अंततः बिजली के झटकों ने उनके सुरक्षा उपकरणों को चकनाचूर करना शुरू कर दिया। कोई मदद करो। आह! बिजली की एक चिंगारी जो डालोग की बाह पर गिरी। उसका भारी भरकम शरीर झट से ही चूर चूर हो गया, ठीक झेंग बिनशियाओ की तरह। समूह पर खून की बारिश होने लगी। ये बारिश लू झेंगे पर भी बरस पड़ी, जो पहले से ही ताजे खून से पूरी तरह लथपथ था। लू झेंगे का चेहरा उसके साथियों किंग, झाओ मिंग्युए और जू डालोग के खून से सना हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसमें लू नियान के चेहरे की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। लू नियान हमेशा से लू झेंगे का करीबी भाई रहा था। उसका भाई उसका बहुत ख्याल रखता था। वह हमेशा उसकी मनचाही चीजें हासिल करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता था। क्योंकि लू झेंगे ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था,
इसलिए वो अपने भाई लू नियान को आधा पिता मानता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतना विक्षिप्त हत्यारा होगा। लू नियान ने उनसे यात्रा के दौरान संकेत छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि वह एक महत्वपूर्ण मिशन पर है, इसलिए लू जेंगहे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। उन्होंने यात्रा के दौरान संकेत छोड़े ताकि लू नियान उनका पता लगा सके। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका भाई उन सभी को मारने के लिए यहाँ आया था। क्या वो अब भी वही भाई था जिसे वह जानता था? बेवकूफ, किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम भी उनके साथ मरना चाहते हो? कमांडर लू चिल्लाया। लू जेंगहे को मरने से डर लगता था, खासकर जब उसने अपने दोस्तों को अपने बगल में मरते हुए देखा। हालांकि उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई हत्यारा है, फिर भी उसने अनजाने में अपने माता पिता के आदेश का पालन किया। उसे विश्वास था कि वह अपने छोटे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लू जेंगहे ने पीछे मुड़कर मू निंगसू पर एक नजर डाली। वो उसे अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा था। हालांकि तभी उसके बगल में एक भयंकर बिजली गिरी और दूसरी बिजली मू निंगसू की ओर गिरी। बाय टिंगटिंग को अपने सुरक्षा उपकरण खोकर जमीन पर गिरते देख लू जेंगहे हिचकिचा उठा। तुरंत यहां आओ, लू नियान ने गुस्से से कहा। वो दहाड़ लू जेंगहे के लिए एक आदेश की तरह थी। आखिरकार वह मुड़ा और बैटल मेज की ओर दौड़ पड़ा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने भागना शुरू नहीं किया तो उसके दोस्तों की तरह उसका भी नरसंहार कर दिया जाएगा। भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें भी अपने साथ घसीट कर ले चलूंगा, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। मो फैन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पलक झपकते ही बिजली का प्रहार पूरा कर लिया। बिजली की लपटों के बीच से मो फैन ने भागते हुए लू झेंगे पर अपना बिजली का प्रहार किया। यह सामान्य तृतीय स्तरीय बिजली के प्रहार से कहीं अधिक तीव्र था। गहरे बैंगनी रंग की लपटें तेजी से जमीन पर फैल गईं और लू झेंगे के पैरों तक पहुंच गईं। लू झेंगे ने इसे कोई खतरा नहीं समझा। भला एक मामूली बुनियादी स्तर की बिजली की मार उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? हालांकि जब बिजली की मोटी लपटें कड़कते अजगरों की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगी, तो लकवा का असर सामान्य बिजली गिरने से दोगुना हो गया। उसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया, जिससे वो अविश्वास में पड़ गया। भले ही मो फैन के पास स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड हो, लेकिन बेसिक लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक में इतनी शक्ति होना असंभव था। लू जेंगे बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। वो पीले पड़े चेहरे के साथ असहाय होकर अपने भाई लू नियान की ओर देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह आकर उसे बचा लेगा। दुर्भाग्यवश कोई और मुझसे तेज था। मो नुजियाओ ने अपना पादप जादू पूरा कर लिया था। मो फैन की बिजली से लकवाग्रस्त हुए लू झेंगे के पैर उसकी लताओं से तेजी से उलझ गए। लताएं पलक झपकते ही लू झेंगे को पीछे खींच लाईं और सीधे मो फैन के शरीर से टकरा गईं, जो आग की लपटों में घिर गया था। मो फैन पूरी तरह से एक प्रचंड दानव में परिवर्तित हो चुका था। उसने क्रोध से लू झेंगे की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों में क्रोध का विस्फोट होने ही वाला था। कमीने, अपने आदमियों से कहो कि हमले रोकें, वरना मैं उसे जिंदा जला दूंगा। मो फैन के शरीर पर लपटें और भी तेज हो गईं, मानो अगले ही पल लू झेंगे पर झपटने वाली हो। लू नियान ने मुंह फेर लिया। वो सोच रहा था कि क्या उसे लू झेंगे के उनके पास आने तक आदेश देने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि अधीरता के कारण उसने अंततः आदेश दे ही दिया। उनकी नज़र में वे महज कुछ छात्र थे जिन्होंने अभी तक युद्ध में आमने सामने की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। आमतौर पर वे किसी बड़े सदमे के बाद प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं होते। उसे आश्चर्य हुआ कि मो फैन नाम का लड़का इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने में सक्षम था। वो इतना चतुर था कि उसने लू झेंगे को बंधक बना लिया। दूसरी ओर लू झेंगे तो बिल्कुल बेवकूफ था। अगर वो शुरू में ही उनके पक्ष में आ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। भाई भाई, मुझे बचाओ, लू झेंगे चिल्लाया। लू नियान बिना किसी दया के निर्णायक रूप से हत्या करने के लिए दृढ़ था। वो समझ गया था कि मो फैन भी उसी की तरह है। रोज फ्लेम लू झेंगे पर हमला करने ही वाला था, और लू नियान को पूरा विश्वास था कि मो फैन फैसला लेते ही उसे तुरंत मार डालेगा। दिलचस्प, लू नियान ने पाइप से एक घूंट लिया। उसने हाथ हिलाकर अपने समूह को गोलीबारी रोकने का संकेत दिया। लू नियान अपने भाई को यहां मरने नहीं दे सकता था। उसने सेना में कई साल बिताए थे, इसलिए उसे कभी परिवार बसाने का समय नहीं मिला था। लू झेंगे उससे काफी छोटा था। वो उनके परिवार का आखिरी सदस्य था। लू नियान जानता था कि उस पर जल्द ही मुकदमा चलेगा। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन लू झेंगे को यहां नहीं मरना चाहिए था। साथ ही वो ये भी नहीं दिखा सका कि वह वास्तव में अपने भाई के जीवन को लेकर चिंतित था। वास्तव में अगर उसके पास कोई और विकल्प न भी होता, तो भी वह अपने भाई की जान कुर्बान कर देता, क्योंकि वह एक महान लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहा था।
अगर उसकी योजना सफल हो जाती तो वही दुनिया को बदल देता। उसके द्वारा किया गया कोई भी बलिदान अंत में बहुत सार्थक साबित होगा। तुम खुद को क्या समझते हो? सुनो, मैं लियाओ मिंगजुआन मैजिक एसोसिएशन के लियाओ फैंग का बेटा हूं। अगर तुमने आज मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी अपने साथ मार डालूंगा। लियाओ मिंगजुआन चीखते हुए चिल्ला उठा। ओह! लू नियान ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में अचानक एक भूरी चमक दिखाई दी। लियाओ मिंगसुआन, जो पहले चिल्ला रही थी, अचानक चुप हो गई। वो कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उसका शरीर अकड़ गया था। वो अपनी उंगलियों को भी हिला नहीं पा रहा था। उसका शरीर भूरे सफेद रंग के पदार्थ की एक परत से ढका हुआ था। ये परत उसके पैरों की उंगलियों से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल गई। वो पदार्थ बहुत तेजी से फैल रहा था, मानो धूप में सीमेंट सूख रहा हो। समस्या ये थी कि वो पदार्थ लियाओ मिंगजुआन के शरीर पर फैल रहा था, जिसका मतलब था कि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा जो उस भूरे सफेद पदार्थ से ढका होगा, तुरंत पत्थर में बदल जाएगा। लियाओ मिंगसुआन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से एक मूर्ति में बदल गया। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाए तो ऐसे आदमी की जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। लू नियान ने पाइप से एक और घूंट लिया। वो बेपरवाही से ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे मानो कागज का एक टुकड़ा फेंक रहा हो। बेहोश करने वाले तंबाकू ने उसके फेफड़ों में प्रवेश किया, जिससे उसकी पीठ के दर्द में थोड़ी राहत मिली। इससे उसका दिमाग भी शांत हुआ। उसने मो फैन की ओर देखा, जिसने अभी भी अपने भाई को बंधक बना रखा था। वह खून से सना हुआ जंग लगा हुआ ब्लेड जैसा लग रहा था, बेहद अप्रत्याशित लेकिन अत्यंत खतरनाक। बताओ, तुम क्या चाहते हो? लू नियान ने शांत स्वर में कहा। शायद हमें आपसे ही पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। हम आपको जानते भी नहीं। आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? मो नुजियाओ गुस्से से लाल हो उठी। बोलते समय उसका शरीर कांप रहा था। यह स्पष्ट था कि वह डरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। ये बात भयावह थी कि उनका दुश्मन बिना किसी संकेत के मार सकता था, जिससे उससे निपटना बेहद मुश्किल हो गया था। सौभाग्य से मो फैन ने गद्दार लू झेंगे को काबू में करके समय रहते उनकी जीवनरेखा पर कब्जा कर लिया। तुम मुजानशिन की पोती हो। तुम तो बड़ी बहादुर हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दादाजी हमारी योजना से सहमत हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लू नियान जोर से हंस पड़ी। लू नियान को कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उसके लोगों ने उसके लक्ष्य को घेर लिया था। अगर वो लू झेंगे को जीवित रहने दे तो बेहतर होगा। आखिर वो उसका इकलौता भाई था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अप्रत्याशित समस्याओं को रोकने के लिए उन सभी को मार डालने में कोई संकोच नहीं करेगा। भले ही वे सिर्फ छात्र थे, लेकिन उनमें से अधिकांश का काफी प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी। बेहतर यही था कि ये दिखावा किया जाए कि प्रशिक्षण के दौरान पूरा समूह नष्ट हो गया। इस तरह उनके पीछे आने वाले लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि किससे पूछताछ की जाए, क्योंकि वे सभी मर चुके होंगे। अब चलिए सौदा करते हैं। मैं किसी की जान के बदले उसे जिंदा रहने दूंगा। आप फैसला कीजिए। लू नियान की आवाज में सौदेबाजी का भाव नहीं था, मानो स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण हो। मो फैन ने माथे पर शिकन डाली। वो शैतान के मन की बात बिल्कुल नहीं समझ सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मो फैन को यह भी नहीं पता था कि वे उन्हें क्यों मार रहे हैं। क्या किसी को उनके कुछ गुप्त राज पता चल गए थे? अन्यथा उन्हें चुप कराने के लिए वे इतनी हद तक क्यों जाते? तुम्हारे बगल में बैठी लड़की बड़ी प्यारी है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों काफी करीब हो। तुम उस बेवकूफ लू झेंगे को छोड़ दो, और मैं वादा करता हूं कि उसकी जान बख्श दूंगा। लू नियान ने अपने गंदे दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। हम पांचों को छोड़ दो। मैं, वो और वो, बाकी के साथ तुम जो भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मो फैन ने मांग की। मो फैन के इस फैसले से लुओ सोंग, शेन मिंगशियाओ और बाकी सब बुरी तरह डर गए। वे लगभग उसके सामने घुटने टेकने ही वाले थे। पेन लियांग और सोंग शिया अविश्वास से मो फैन को घूर रहे थे। वे दोनों एक ही टीम में थे, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह बिना सोचे समझे उन्हें छोड़ देगा। मैंने कहा था, सिर्फ एक। लू नियान की आवाज ठंडी हो गई। तो फिर मैं ही होऊंगी, मो फैन ने बिना झिझक के कहा। हा, कितना दिलचस्प बच्चा है। लू नियान जोर से हंस पड़ी। इस बार बाय टिंग टिंग, झाओ मानटिंग और मोनुजियाओ बेहद हैरानी से मो फैन को घूर रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मो फैन भी उन्हें छोड़ देगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मो फैन ने माफी मांगते हुए कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम न होते तो मैं अब तक मर चुकी होती। बाय टिंगटिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सबको पता था कि वह ये बात कहने में हिचकिचा रही थी। मोनुजियाओ ने अपने होंठ दबा लिए।
उसका मन कह रहा था कि मो फैन ने सही फैसला लिया है। हर कोई ऐसा ही करता। फिर भी उसके मन में दुख की लहर दौड़ गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि काश मो फैन उसका नाम लेता। मो फैन, तुमने तो मुझे पूरी तरह निराश कर दिया। लेकिन अगर सच में मेरी यहां मौत हो जाए तो मैं उम्मीद करती हूं कि भविष्य में तुम उस कमीने को मेरे लिए मार डालोगे। झाओ मांटिंग ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। भले ही तुमने ऐसा न कहा हो, मैं उसे खुद मार डालूंगा, मो फैन ने जवाब दिया। लू नियान ने अपनी पाइप को थपथपाते हुए निराश छात्रों पर तिरछी नजर डाली। क्या आपने अपने अंतिम शब्द कह दिए? अब लू झेंगे को जाने दीजिए, अन्यथा आप में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कमांडर ने कहा। मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे जाने दो, मो फैन ने दोहराया। बहुत बुरा हुआ, तुम उनमें से आखिरी हो जिसे जाने की इजाजत मिलेगी, लू नियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मो फैन स्तब्ध रह गया। उसने अपने सामने खड़े उस पागल को भावहीन चेहरे से घूर कर देखा। क्या वे ब्लैक वेटिकन से थे? नहीं, भले ही वे क्रूर थे, ये स्पष्ट था कि उनका ब्लैक वेटिकन से कोई संबंध नहीं था। वे ऊपर से बेहद शांत दिख रहे थे, मानो उन्हें पता हो कि उन्होंने जो किया है उसके बाद उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सवाल ये था कि वे क्या करने की योजना बना रहे थे। ये लोग तो बहुत ही अजीब थे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे भाई की जान की कीमत पर हम में से किसी की भी जान नहीं लूंगा। मैं बस सच जानना चाहता हूं। अगर तुम हमें बताओगे कि तुम काले वेटिकन की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। कम से कम तुम्हारे रहस्य इस उजाड़ शहर में दफन ही रहेंगे। लू नियान काफी हैरान थी। वो बच्चे के अचानक मन बदलने से हैरान नहीं था, बल्कि इसलिए हैरान था क्योंकि बच्चा पहले अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। फिर भी वो काफी शांत दिख रहा था। कोई और होता तो घुटनों पर गिरकर भीख मांगता। क्या वो समय को बेवजह लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है? लू नियान ने धीरे से कहा। अपने गहन अनुभव के बल पर लू नियान ने तुरंत समझ लिया कि मो फैन समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो इसके पीछे का मकसद नहीं समझ पाया। भला इतनी सुनसान जगह पर कोई उनकी मदद करने क्यों आएगा? इसके अलावा उन्होंने जो ताकत दिखाई थी उससे तो वे उसके अधीनस्थों को भी नहीं संभाल पाए थे। ऐसे में उसे हराना तो दूर की बात थी, जो एक उन्नत जादूगर था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लू नियान ने आखिरकार मो फैन की शर्त मान ली। सिर्फ बातचीत के बदले अपने भाई की जान बचाना वाकई फायदेमंद था। लू नियान को इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर छात्र मारे गए तो वे उसके भाई को भी अपने साथ घसीट ले जाएंगे। वो मरने से पहले कमजोरों के अंतिम अभिमान और बदला लेने की तीव्र इच्छा से भलीभांति परिचित था। एक प्रयोग चल रहा है, लू नियान ने शांत स्वर में बताना शुरू किया। शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे इंसानों को खुद को धोखा देने से रोका जा सकता है। मानव जाति की भलाई के लिए कितना शानदार विचार है। कुछ छात्रों के प्रशिक्षण से इसका क्या लेना देना है? क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि हमें चुप रहना होगा क्योंकि हमने आपका ये बेशर्म प्रयोग देख लिया है? असल में हमने कुछ नहीं देखा, मो फैन ने कहा। बेशर्म? लू नियान ने अपनी पाइप से एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अतीत में मानवता के लिए हर योगदान बलिदानों से ही जुड़ा रहा है। ये सच है कि इस प्रयोग में कई लोगों की जान गई है और आपकी जान तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। लेकिन जब ये प्रयोग सफल होगा तो जो बदलाव आएगा वह बिल्कुल अलग होगा। हम अब दानव राक्षसों के प्रभुत्व में नहीं रहेंगे। वास्तव में हम उनके आवासों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो फिर अपनी महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाओ। फिर यहां हमारा कत्लेआम क्यों कर रहे हो? मो फैन ने उसका उपहास उड़ाया। तुम्हारे अंधाधुंध नरसंहार और ब्लैक वेटिकन के उन कमीनों में क्या फर्क है? खुद को इतना नेक दिखाने की कोशिश करना बंद करो, पेन लियांग ने हिम्मत जुटाकर उन्हें कोसते हुए कहा। हम अकादमिक जगत में समय बिताने वाले छात्रों को बाहरी दुनिया के बारे में क्या पता? आपके शिक्षक आपको केवल उन विजयी लड़ाइयों के बारे में बताएंगे जो हमने लड़ी हैं। मुझे यकीन है कि किसी ने भी आपको राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाइयों में जान गंवाने वालों की संख्या नहीं बताई होगी। कितने शहर तबाह हुए। मनुष्य खुद को दुनिया का शासक होने का दिखावा करते हैं और जनता को बचाने के लिए नए नए नायक पैदा होते रहते हैं ताकि आम नागरिक शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। बिल्कुल बकवास। जिन्होंने अभी तक युद्ध का अनुभव नहीं किया है वे कभी नहीं समझेंगे। मनुष्य केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वे अंधाधुंध प्रजनन कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी के साथ मनुष्य अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उन्हें ये पता नहीं है कि जब मनुष्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगी तो राक्षसी जीव दावत करेंगे। वे हम पर दावत करेंगे लेकिन संयम बरतेंगे। वे हम सबको नहीं खाएंगे क्योंकि अगर हम में से कोई नहीं बचा तो हम प्रजनन नहीं कर पाएंगे। फिर वे दावत नहीं कर पाएंगे। युद्ध? वे तो बस इस बात के संकेत हैं कि राक्षसी जीव भूखे हैं।
और उनके भोजन के लिए पर्याप्त मनुष्य मौजूद हैं, लू नियान ने कहा। लू नियान ने भाषण देते समय मुस्कुराया नहीं, उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने वास्तविक युद्धों में राक्षसी जीवों से लड़ाई लड़ी थी। वो उन छात्रों से कहीं अधिक सत्य जानता था जो केवल अकादमिक शिक्षाओं में ही व्यतीत करते थे। मो फैन को लगा जैसे उसका दिल डूब रहा हो। उन शब्दों ने उनके मूल्यों को पूरी तरह से उलट दिया था। ये लगभग ब्लैक वेटिकन द्वारा दी गई ब्रेनवॉशिंग स्क्रिप्ट की तरह था, बस थोड़ा अधिक चरम था। यदि बो शहर की आपदा वास्तविक युद्ध की एक छोटी सी झलक मात्र थी, तो लू नियान संभवतः सच ही कह रही थी। हालांकि मो फैन ने कभी नहीं सोचा था कि इंसान उतने तुच्छ होंगे जितना लू नियान ने बताया था, खासकर जिस तरह से उसने उल्लेख किया था कि राक्षस जानवर केवल अपनी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मनुष्यों को जीवित रहने दे रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्यों का अब तक जीवित रहना जादूगरों द्वारा उनकी अच्छी तरह रक्षा करने के कारण नहीं था। ये तो राक्षसी जानवरों द्वारा रची गई एक साजिश थी ताकि वे उन पर अपना भोजन जारी रख सकें। क्या ये सच था? मो फैन बता नहीं सका। मनुष्यों में जीवित रहने, आविष्कार करने और प्रजनन करने की क्षमता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम महान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम पशुओं की तरह पाले जाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उन्हें हमारे भोजन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, लू नियान ने गंभीर भाव से हंसते हुए कहा। दरअसल उन्हें भाषण देने में आनंद आया। जब वो पहली बार सेना में शामिल हुआ तो उसने भी यही सोचा था कि जादूगर ही मानवता के रक्षक हैं, जो राक्षसी जीवों के आक्रमण को रोकते हैं। अंत में उसे एहसास हुआ कि राक्षसी जीवों के झुंड, समूह या यहाँ तक कि राज्य के सामने मनुष्य कितने तुच्छ है। युद्धों में दुनिया के प्रति उनका नजरिया चकनाचूर हो गया था। इसलिए जब छात्रों के विश्व दृष्टिकोण को नष्ट करने की बारी उनकी आई तो उन्हें एक अवर्णनीय आनंद का अनुभव हुआ। आपने जो कहा है वो पूरी मानवता से जुड़ा है, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना है? मो फैन ने उनका ध्यान वापस विषय पर केंद्रित किया। उसे व्यापक परिदृश्य पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल ये जानना चाहता था कि लू नियान ने उसकी जान क्यों नहीं बख्शी। वो उससे अपने जीवन में कभी नहीं मिला था। उसने इस प्रयोग के बारे में भी कभी नहीं सुना था। ये प्रयोग, लू नियान एक पल के लिए रुका। जल्द ही यह राज खुल जाएगा, ये सोचते हुए उसने आगे कहा, एक नए तत्व के बारे में। तुमने अभी क्या कहा? मु नुजियाओ और झाओ मानटिंग ने हैरानी से कहा। लू नियान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने दोहराया, एक नया तत्व। अगर यह सफल हुआ तो हम एक नए तत्व के आविष्कारक बन जाएंगे। जब जादू की खोज हुई तो इसने हमें राक्षसी जीवों को चुनौती देने की शक्ति दी। समस्या ये थी कि हजारों वर्षों के बाद भी हमने जो तत्व जागृत किए हैं वे पर्याप्त नहीं है। नवीनतम तत्व, प्रकाश तत्व के जागृत होने पर हमें आशा की एक झलक मिली। हालांकि ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। हमें और भी शक्तिशाली तत्वों की आवश्यकता है। लू नियान की आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी। अगर वह पहले एक शांत, निर्णायक हत्यारा था, तो अब वह अपने जुनून में डूबे एक पागल की तरह लग रहा था। उसका उन्मादी और जोशीला व्यवहार कुछ ऐसा था जो लू झेंगे ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका पागलपन उसके शांत बाहरी रूप के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ था। क्या आप हमें ये बता रहे हैं कि आप लोग एक नए तत्व का आविष्कार करने की योजना बना रहे हैं? झाओ मानटिंग ने अविश्वास से कहा। बिल्कुल सही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हो गई हूं? लू नियान मुस्कुराए। लेकिन कैसे? झाओ मानटिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मो फैन, तुम नए तत्व के लिए सबसे अच्छे परीक्षण विषय हो। लू नियान ने मो फैन की ओर इशारा करते हुए कहा, मानो वो किसी आदर्श नमूने को अत्यंत जोश के साथ देख रहा हो। मो फैन ने अपनी ओर इशारा किया। हाँ, तुम ही, क्योंकि तुम्हारे भीतर दो जन्मजात तत्व मौजूद हैं। सबसे अच्छा परीक्षण विषय कौन है? क्या यह उसकी दोहरी जन्मजात विशेषताओं के कारण है? मो फैन के दिमाग में कई सवाल उमड़ पड़े। लू नियान के बयान के अनुसार उन्होंने अनगिनत लोगों पर प्रयोग किए थे, और जिन पर प्रयोग किए गए थे वे लगभग मर चुके थे। वे जो कर रहे थे वह शायद अमानवीय था, वरना वे इसे इतना गुप्त क्यों रखते? दो जन्मजात तत्वों का होना उसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षण विषय क्यों बनाता है? नया तत्व उसके दो जन्मजात तत्वों से कैसे संबंधित होगा? मो फैन अपनी दोहरी जन्मजात शक्तियों को प्रकट करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आग को कागज से नहीं लपेटा जा सकता। उसकी प्रतिभा का खुलासा होना तय था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी जल्दी निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी दोहरी जन्मजात शक्तियों को अभी हाल ही में दिखाया था, और तो और कुछ विक्षिप्त बैटल मेजों द्वारा निशाना बनाया जाना तो दूर की बात थी। मेरे दो जन्मजात तत्वों का नए तत्व से क्या लेना देना है? मो फैन ने पूछा।
उसे पहले जाने दो। लू नियान मूर्ख नहीं थी। तुम मुझे बताओ और मैं उसे जाने दूंगा, मो फैन ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूं? तुम सब तो वैसे भी मरने वाले हो। उसे छोड़ दो और मैं तुम सबको तुरंत मौत दे दूंगा। अगर नया एलिमेंट सफल रहा तो हम शायद तुम्हारे नाम किसी स्मारक पर भी उकेर देंगे, लू नियान ने कहा। मो फैन समझ गया था कि लू नियान का धैर्य खत्म हो रहा है। उसने मुड़कर मू निंगसू की तरफ देखा। म्यू निंगजू ने सिर हिलाया। मो फान के शरीर को घेरने वाली लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने लू झेंगे की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। लू नियान मुस्कुराते हुए बोलती रही, परीक्षण में शामिल लोग थोड़े समय के लिए ही जीवित रह पाए। इसके अलावा उनकी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती थी, क्योंकि उनका शरीर इस प्रक्रिया का बोझ सहन नहीं कर पाता था। परीक्षण दवा का असर खत्म होते ही उनकी तुरंत मौत हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो उनकी सारी जीवन शक्ति थोड़े ही समय में समाप्त हो गई हो। प्रयोग शुरू होने के बाद से आज तक एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा है। लू झेंगे डर से कांपते हुए अपने भाई की ओर बढ़ा। वो भयभीत था, क्योंकि मो फान के हमले में जलकर राख हो जाने का खतरा अभी भी बना हुआ था। उसका भाई उसे समय रहते बचा नहीं पाएगा। ये कितना घिनौना प्रयोग है। तुम इंसानी जिंदगियों को ऐसे समझ रहे हो जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो, मो नुजियाओ ने गुस्से से कहा। आप चाहे जो भी सोचें, ये प्रयोग वास्तव में कुछ उत्परिवर्तित परजीवी जीवों के अवलोकन से प्रेरित था, लू नियान ने आगे कहा। इस समय उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि प्रयोग को अमानवीय कहा जाए। भले ही जादू संघ इस विधि पर प्रतिबंध लगा दे, वे हार नहीं मानेंगे। वे सफलता के बेहद करीब थे। एक बार यह सफल हो गया तो दुनिया जादूगरों के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगी। परजीवी जीव, क्या तुम जीवित मनुष्यों को अपना मेजबान बना रहे हो? मो फैन का दिल कांप उठा। उसे तुरंत मदर स्केल स्किन फैंटम की याद आ गई। मदर स्केल स्किन फैंटम ने एक इंसान को राक्षस में बदल दिया था। आमतौर पर इन राक्षसों में युद्ध की प्रबल क्षमता होती है। साधारण जादूगर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये तर्कसंगत सोच खोने की स्थिति के अनुरूप था। तुम्हें सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है। हमसे कोई बैर मत रखो। बहुत से लोग शांतिपूर्ण मौत मरे, या यूं कहूं कि अर्थहीन। बहुतों को राक्षसी जानवरों ने मार डाला। बहुत दुखद। वहीं तुम एक नए तत्व के जन्म के लिए मर रहे हो। कितना सम्माननीय बलिदान है। लू नियान अपनी बात बीच में ही रोक बैठा। लू नियान आखिरकार उससे सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया था, इसलिए अब और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। उसकी प्राथमिकता बाकी लोगों को मारना और दोहरी जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति को वापस लाना था, ताकि वे प्रयोग को आगे बढ़ा सकें। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें जमीन पर पटक कर थूक दूंगा। तुम अपने करीबी रिश्तेदारों की घटिया नस्ल हो। नरक में जाकर अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखो। मो फैन गुस्से से चिल्ला उठा। लू नियान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अगर तुम प्रयोग में बच गए तो उन्हें मार डालो। लू नियान ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। मो फैन के पीछे एक जबरदस्त बर्फीली आभा फैल गई। उसके बर्फीले सफेद लंबे बाल खूबसूरती से लहरा रहे थे। उसका आकर्षक चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी खूबसूरत आकृति अचानक जमी हुई बर्फीली जगह पर तैर रही थी। बर्फ का क्रिस्टल धनुष। मो निंगसू पल भर में एक बर्फीली देवी में बदल गई। उसकी फैली हुई भुजाओं के बीच एक जादुई धनुष प्रकट हुआ जो पूरे स्थान को बर्फीले राज्य में बदल सकता था। बर्फ तेजी से गिरने लगी, पाला तेजी से फैलने लगा, जमीन बेतहाशा तेजी से जमने लगी और यहां तक कि बादल भी बर्फीले हो गए। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी बर्फीली निगाहें ऊपर उठाईं। मो निंगसू ने कभी नहीं सोचा था कि उसे 24 घंटे के भीतर 2 बार आइस क्रिस्टल बो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म होते हुए महसूस कर सकती थी, यहां तक कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे आइस क्रिस्टल बो उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से सोख रहा हो। हालांकि उसे जोखिम उठाना ही था। मो फैन उसे कुछ समय दिलाने की कोशिश कर रहा था। जिस क्षण उसने लू झेंगे को बंधक बनाया, मो निंगसू को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दी तो पूरा समूह नष्ट हो जाएगा। मो फैन ने उसकी निगाहों को देखते ही उसका इरादा समझ लिया। एक उन्नत जादूगर कमांडर के नेतृत्व में इतने शक्तिशाली बैटलमेट सैनिकों के खिलाफ उनकी एकमात्र उम्मीद आइस क्रिस्टल बो ही थी। अगर वो अपनी जान जोखिम में डालती है तो उसके द्वारा बुलाया गया तीर उन्नत जादू के समान शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है। डोमेन, एक आत्मा स्तरीय बर्फ का बीज। असंभव। यह असंभव है। लू नियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और चीखने लगा। एक आत्मा स्तरीय हिम बीज और एक हिम क्रिस्टल धनुष जो उन्नत जादू के समान आक्रमण कर सकता था। केवल तीर ही लू नियान के समूह के लिए एक बड़ा खतरा था। जैसे जैसे डोमेन बैटलमेच की ओर बढ़ता गया,
उन्हें अपने शरीर में ठंड लगने का एहसास होने लगा। उनके मध्यवर्ती मंत्रों की गति अत्यंत धीमी हो गई, यहां तक कि लू नियान की उन्नत जादुई शक्ति भी प्रभावित हुई। तीर का आकार लगातार बढ़ता गया, उसका शरीर धीरे धीरे प्रकट होने लगा। इस बार मू निंगसू द्वारा बनाया गया हिम क्रिस्टल तीर पहले वाले से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुआ। केवल इसके निर्माण के दौरान ही उसके चारों ओर एक भयानक बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ था। तूफान के केंद्र में खड़ी होकर मू निंगसू ने धनुष की डोरी को पूरी तरह से पीछे खींच लिया। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों के बीच से तीर छोड़ा, एक तीखी आवाज निकली, मानो बर्फीले तूफान की चीख हो। एक हास्यास्पद महत्वाकांक्षा के लिए बिना किसी कारण के हत्या करना, ब्लैक वेटिकन की तरह मानव जीवन की अवहेलना करना, उसके शब्दों ने मू निंगसू को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। भले ही तीर चलाने में उसकी जान चली जाए, वो इन खूनी हत्यारों को अपने साथ मौत के घाट उतार देगी। वे बैटलमेट की पवित्र वर्दी पहनने के लायक नहीं थे। तीर एकदम सीधी रेखा में जमीन के समानांतर चला। उसके गुजरते ही जमीन, पेड़, पत्थर और यहां तक कि हवा भी पूरी तरह से थम सी गई। लू नियान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो झट से एक तरफ हट गया। बर्फ के क्रिस्टल का तीर एक गर्जना के साथ हवा को चीरता हुआ निकला और बिजली का जादू कर रहे एक बैटलमेट की छाती से जा टकराया। तीर अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया, बल्कि जैसे ही उसकी नोक लक्ष्य की छाती से टकराई, वो फट गया। अनगिनत बर्फ के फूल खिल उठे। एक अद्भुत दृश्य, पूरा स्थान पाले और बर्फ के क्रिस्टलों से ढका हुआ था। भोर की रोशनी से दुनिया जाग उठनी चाहिए थी और पक्षियों को मधुर गीत गाने का संकेत मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही विस्फोट शांत हुआ, पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। जीवन का कोई संकेत नहीं था, मानो समय भी थम गया हो। हवा में तैरते बर्फ के बादल अचानक फट गए और एक हिमनद में बदल गए जो जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पहले से ही जम चुका था, इसलिए हिमनद के भार से पेड़ पूरी तरह चकनाचूर हो गए। टूटी हुई बर्फ जमीन पर बिखर गई। जमी हुई जमीन पर जीवंत और सजीव बर्फ की मूर्तियां खामोशी से खड़ी थीं। उनके चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ मूर्तियां अपने तारा पैटर्न को संरेखित करते हुए जम गई थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मध्यम स्तर की हिम जादूगरनी इतनी असाधारण शक्ति से हिम प्रकार के धनुष जैसे जादुई हथियार को बुला पाएगी, और न ही उन्हें उम्मीद थी कि शाही महाविद्यालय की एक छात्रा इतनी कम उम्र में आत्मा स्तर के हिम बीज को नियंत्रित कर पाएगी। उसके अकेले क्षेत्र ने ही उनकी पूरी सेना को पराजित कर दिया था, जिसमें एक उन्नत जादूगरनी भी शामिल थी। वो तीर वाकई चौंकाने वाला था। यहां तक कि मो फैन, जिसने हाल ही में उसकी शक्ति देखी थी, ने भी उसकी वास्तविक ताकत को इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मू निंगसू के भीतर ऐसी शक्ति क्यों छिपी हुई थी जो स्पष्ट रूप से उसकी नहीं थी? उसके चांदी जैसे लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर जो प्रभावशाली शाही भाव था, वो अब दुर्बलता के भाव में तब्दील हो गया था, मानो उसकी आत्मा उससे अलग हो गई हो। बर्फ के क्रिस्टल से बना धनुष एक हल्की सी चटकने की आवाज के बाद टुकड़ों में टूट गया और उसके हाथ से गिर गया। मो निंगसू अब खड़ी नहीं रह सकी। वो धीरे धीरे पीछे की ओर गिर पड़ी। मो फैन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर एक लाश की तरह बेहद ठंडा था। उसमें जरा भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। मो फैन ने तुरंत उसकी नब्ज जांची और उसके जीवित होने की पुष्टि करने के बाद राहत की सांस ली। अगर वह यहां मर जाती, तो वह उस पागल लू नियान और उसकी बेतुकी महत्वाकांक्षाओं को कभी माफ नहीं करता। जल्दी भागो, मो फैन ने छात्रों की ओर देखते हुए अचानक कहा। मो नुजियाओ, बाय टिंग टिंग, सोम शिया, झाओ मानटिंग और बाकी लोग तीर की शक्ति देखकर अभी भी गहरे सदमे में थे। मो फैन के चिल्लाने पर ही वे आखिरकार होश में आए। पता चला कि मो फैन मू निंगजू को तीर चलाने के लिए कुछ समय दे रहा था। उन्होंने मू निंगजू की ओर देखा, जिसकी जान खतरे में थी, और वे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं जानते थे। रुको, मू निंगजू को अपने साथ ले आओ। ये मेरे लिए आए हैं। झाओ मानटिंग, इनका अच्छे से ख्याल रखना। और मो फैन ने मू निंगजू की तरफ देखा, जो कभी भी गहरी नींद में सो सकती थी। वो बस इतना ही कह सका, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मरने मत देना। झाओ मानटिंग ने भारी मन से सिर हिलाया और छात्रों को अपने साथ ले गया। मो फैन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने लू नियान पर नजर डाली, जो लगभग बर्फ से बाहर निकल चुकी थी, और बाकी सैनिकों पर भी जो पूरी तरह से जमे नहीं थे। दांत भींचते हुए वह मुड़ा और उजाड़ जुनलिन शहर की ओर भागा, जो अभी भी राक्षसों से ग्रस्त था। मू निंगसू के तीर से पूरी सेना का सफाया करना असंभव था। इससे उन्हें भागने के लिए बस कुछ समय मिल जाता। ये जानते हुए कि वे उसका पीछा कर रहे हैं, मो फैन के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। दुश्मनों के पास दिव्य चीले और एक उन्नत जादूगर थे।
अगर वो बिना किसी उद्देश्य के भागता तो निश्चित रूप से पकड़ा जाता। उसके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने वाला एकमात्र स्थान जिनेलिन शहर के उजाड़ खंडहर थे। शहर अनगिनत राक्षसी जीवों से भरा हुआ था। वे इतने शक्तिशाली थे कि एक जादूगर को पल भर में मार सकते थे, और जादूगरों को आपस में लड़वाने की क्षमता तो उनमें थी ही। उसे अपने पीछा करने वालों से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ा। मो फैन शहर की ओर जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें अलग होना होगा। वे हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम साथ रहे तो हमारा सफाया हो जाएगा। तो हम पहले निकलेंगे। शेन मिंगशियाओ और लुओ सोम की तो पैंट गीली होने वाली थी। इस गड़बड़ में उनका जरा भी हाथ नहीं था। अब जब उन्हें भागने का मौका मिल गया था तो उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। अगर वे दुष्ट बैटलमेज उन्हें पकड़ लेते तो उनका काम तमाम हो जाता। वे अभी जवान थे, वे मरना नहीं चाहते थे। तो मैं सोंग शिया को अपने साथ ले जाऊंगा, पेन लियांग ने बुदबुदाते हुए कहा। सोंग शिया बुरी तरह थक चुकी थी। उसके लिए अकेले भागना नामुमकिन था। ये बहुत राहत की बात थी कि पेन लियांग उसकी देखभाल करने को तैयार था। झाओ मानटिंग ने अधमरी हालत में पड़ी मुनिंगसु, घायल बाय टिंगटिंग और अंत में मो फैन पर एक नजर डाली, जो जिनेलिन शहर के खंडहरों की ओर भाग रहा था। तुम तीनों मेरे साथ आओ, झाओ मानटिंग ने मन बना लिया। उसे थोड़ा अफसोस था कि उसने मो फैन से तीनों लड़कियों की देखभाल करने का वादा किया था। उसे मरने का भी डर था। वो लुओ सोंग और शेन मिंगशियाओ की तरह निर्दयी कायरों की तरह भाग जाना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि मु निंगशुए ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और मो फैन ने दूसरों को इस मुसीबत में न घसीटने के लिए अकेले ही वहां से जाने का फैसला किया था, तो उसके लिए लड़कियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना नामुमकिन हो गया। छात्रों के भाग जाने के कुछ समय बाद तेज धूप में बर्फ के क्रिस्टल आखिरकार चटक कर खुल गए। कमांडर लू नियान बर्फ से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने चारों ओर सुरक्षा की एक परत बना ली थी। पाला भले ही शक्तिशाली था, लेकिन एक उन्नत जादूगर को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ठंड के संपर्क में आने से उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसके गंभीर चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह कितना क्रोधित था। उन्हें कुछ छात्रों ने धोखा दिया था। हालांकि एक कमांडर के रूप में उन्हें मारना उतना ही आसान था जितना कि पैरों को बांधकर मुर्गे को मारना। क्या उन्हें सच में लगा था कि वे भाग सकते हैं? उन्होंने पहले भी राक्षसी जानवरों का ताज़ा खून पिया था और उनके घोंसलों को नष्ट किया था, और अब वे उन छात्रों के एक समूह को संभाल नहीं पा रहे हैं जो अपने पहले प्रशिक्षण मिशन पर ही आए हैं। तुम लोग भागने की कोशिश करने वालों का पीछा करो, मुझे उन्हें जिंदा चाहिए, लू नियान ने उन सैनिकों से कहा जो सबसे पहले बर्फ से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। जी हाँ, सैनिक भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने तुरंत तैयारी की और उस दिशा में दौड़ पड़े जिधर झाओ मानटिंग और बाकी लोग भागे थे। बाकी सब मेरे साथ आओ, हम अपने सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण विषय को कैसे खो सकते हैं? लू नियान ने उजाड़ शहर पर गुस्से से देखा और अपने पैरों पर खड़े हो रहे बाकी सैनिकों को आदेश दिया। कमांडर, मुझे डर है कि वे जाग नहीं पाएंगे, महिला सलाहकार ने कहा। तो फिर उन्हें नष्ट कर दो। बची हुई बर्फ की मूर्तियां चकनाचूर हो गईं। छोटे छोटे टुकड़े उन सैनिकों के खून और मांस से मिल गए जिनमें वे समाये हुए थे। जब बर्फ पिघलेगी तो ये बताना असंभव होगा कि वे किसके शव थे। कुल मिलाकर 7 मूर्तियां नष्ट हो गईं, जिसका अर्थ ये था कि मु निंगसु के एक ही तीर ने 7 प्रतिभाशाली मध्यवर्ती जादूगरों को पल भर में मार डाला था। कमांडर लू नियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके लिए एक अपमानजनक हार थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जमीन पर जमी बर्फ चूर चूर होती गई। अपने पवित्र कवच उतार चुके शैतानों ने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। अब बात छात्रों को चुप कराने की नहीं थी। उनकी प्राथमिकता अब दोहरी जन्मजात प्रतिभा वाले बच्चे को पकड़ना था। उन्हें उम्मीद थी कि वे नया एलिमेंट डिवाइस का आविष्कार करेंगे। जब समय आएगा तो वो उनका तुरुप का पत्ता होगा जो हजारों वर्षों से दुनिया पर राज कर रहे राक्षसी जानवरों सहित हर चीज पर विजय प्राप्त करेगा। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, और यह पूरी स्थिति कितनी अजीब थी, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। दौड़ते हुए मो फैन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने पूरी घटना का जायजा लेना शुरू किया। सबसे पहले तो ये लोग ब्लैक वेटिकन से नहीं थे। वे केवल उसके दोहरे जन्मजात तत्वों के कारण उसे निशाना बना रहे थे। वे एक नए तत्व से जुड़ा एक प्रयोग कर रहे थे। हालांकि वे इस प्रयोग को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, वो नया तत्व संभवतः उनकी अपनी ही कल्पना मात्र था। उन्हें याद था कि किसी नए तत्व के जन्म के लिए बहुत लंबी खोजबीन की आवश्यकता होती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें जादुई समाज, विशेष रूप से जादू संघ की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। मैजिक एसोसिएशन ने कभी भी किसी नए तत्व पर प्रयोग की घोषणा नहीं की थी, इसलिए ये पूरी तरह संभव था कि वे कोई ऐसी बुरी जादुई शक्ति विकसित कर रहे थे जिसमें मानव जीवन की बलि देना शामिल था, ठीक उसी तरह जैसे ब्लैक वेटिकन के भयानक श्रापों में जीवित मनुष्यों को शापित जानवरों में बदल दिया जाता था। किसी भी स्थिति में मानव जीवन की बलि देने से जुड़े किसी भी प्रयोग को बुरी जादूगरी माना जाता था। इनमें सबसे उल्लेखनीय था ब्लैक वेटिकन की बुरी जादूगरी, जो लोगों को अंधेरे राक्षस में बदल सकती थी। लू नियान ने यह भी बताया था कि यह प्रयोग परजीवी दानव प्राणियों से प्रेरित था, इसलिए यह बहुत संभव था कि नए तत्व में मनुष्यों को राक्षसों में बदलने की क्षमता शामिल हो। वास्तव में, यदि यह मदर स्केल स्किन फैंटम के समान होता, जो अपने रक्त से दूसरों को संक्रमित कर उन्हें स्केल स्किन फैंटम में बदल सकता था, तो मानव जाति की समग्र शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती, बशर्ते कि वे राक्षसों में परिवर्तित होने के बाद भी अपनी तर्कसंगत सोच को बनाए रख सकें। निष्कर्षतः यह नया तत्व किसी न किसी प्रकार के उत्परिवर्तन से संबंधित होना चाहिए। इस लिहाज से मदर स्केल स्किन फैंटम संभवतः कोई उत्परिवर्तित राक्षस था जो किसी गुप्त प्रयोगशाला से भाग निकला था। मो फैन प्रयोग का विषय नहीं बनना चाहता था, हालांकि वह खुद को पराया मानता था क्योंकि वह दूसरी दुनिया से आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खुद को प्रयोग के विषय के रूप में बलिदान करने को तैयार था। इसके अलावा ये लू नियान का एक तरफा बयान था। भगवान ही जाने कि कहीं वे सचमुच ब्लैक वेटिकन जैसी कोई बुरी जादूगरी तो नहीं गढ़ रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि मु निंगसू कैसी होगी। वो अभी भी जीवित होनी चाहिए। उम्मीद है बाय टिंगटिंग उसकी जान बचा पाएगी। मो फैन चिंतित होने लगा। जब वो जादू के प्रभाव में था, तब उसने मु निंगसू को अपने दिल के कुछ रहस्य बता दिए थे। ठीक वैसे ही जैसे नशे में बोले गए शब्द वे सच भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ उसकी भावुकता हो सकती है। दोनों ही स्थिति में ये स्पष्ट था कि वो अब भी लगातार उसके बारे में सोच रहा था। उसने समूह को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मो फैन उसकी बहादुरी को आसानी से नहीं भूलेगा। वो दुष्ट लू नियान पूरी तरह से अमानवीय था। उसे उस कमीने को अपने हाथों से मारना होगा। और वो कमीना लू झेंग है जिसने पागलों को अपनी ओर खींचने के लिए इशारे करने की हिम्मत की थी। उसे पता नहीं था कि मु निंगसू के बर्फ के क्रिस्टल धनुष ने उसे जमाकर मार डाला था या नहीं, वरना वो उस कमीने का दिल निकालकर रख देता। अविश्वसनीय। मो फैन तबाह हो चुके शहर में भाग निकला। उसे महसूस हो रहा था कि शैतान उसका पीछा कर रहे हैं। सौभाग्यवश शहर के निवासियों की मौजूदगी के कारण उन्होंने ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की हिम्मत नहीं की। इससे मो फैन को भाग निकलने का बेहतर मौका मिल गया। मो फैन सीधे उन जगहों पर जा रहा था जिन्हें वो खतरनाक मानता था। वह अकेला था, इसलिए उसकी चाल लू नियान के समूह की तुलना में कहीं अधिक फुर्तीली थी। हालांकि लुका छिपी का ये खेल अंततः समाप्त हो जाएगा। उसे शहर में मौजूद दानव प्राणियों की मदद से उनकी संख्या कम करनी होगी। ऐसा ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रेजिटेल ड्रेक मेरे प्रति अधिक दयालु होंगे, मो फैन ने बुदबुदाते हुए कहा। जब वह अकेले ही उन जगहों की छानबीन कर रहा था, तो गलती से वो रेजिटेल ड्रेक्स के इलाके में घुस गया। ये शहर के ठीक बीचों बीच स्थित एक आधा सूखा, आधा दलदली इलाका था। वहां की कई इमारतें उसमें धंस गई थीं। जिनेलिन शहर में कई प्रजातियों ने अपने आवास स्थापित कर लिए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश दलदली क्षेत्रों को वर्जित मानते थे, क्योंकि वे रेजिटेल ड्रेक के क्षेत्र थे, जो डोंगटिंग झील की प्रमुख प्रजाति थे। ये शहर कभी रेजिटेल ड्रेक्स के झुंड के कब्जे में था। स्कूल द्वारा दी गई जानकारी पर्याप्त विश्वसनीय नहीं थी। रेजिटेल ड्रेक्स पूरी तरह से शहर से नहीं हटे थे, कम से कम उनका एक झुंड तो वहीं रह गया था। मो फैन सीधे रेजिटेल ड्रेक के इलाके की ओर दौड़ रहा था। जिनेलिन शहर में वो सबसे खतरनाक जगह थी, और उसके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद भी वही थी। कुछ ही दूरी पर सरकंडों से भरा एक दलदल दिखाई दे रहा था। अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये स्थान बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एकमात्र विचित्र बात पानी से बाहर निकली हुई लगभग आधा मीटर ऊंची संरचनाओं की छतें थीं। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सरकंडों के ढेरों से कीड़ों की एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि दलदल की सतह पर उठते बुलबुले इस बात का अच्छा संकेत थे कि वो जगह उतनी निर्जीव नहीं थी जितनी दिख रही थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने गहरी सांस ली। वो दलदल के किनारे पड़े कीचड़ के ढेर को टकटकी लगाकर देख रहा था। ये क्या देख रहे हो, हे भगवान? मो फैन ने अचानक मिट्टी के ढेर को हिलते हुए देखकर अपनी जीभ काट ली। नुकीले दांतों वाला एक विशालकाय मुंह उनकी ओर झपटा। उसका गला इतना बड़ा था कि वह एक पूरे वयस्क आदमी को निगल सकता था। यह एक छलावा था,
वो दानव जानवर खुद को छुपाना जानता था। उसकी त्वचा का रंग मिट्टी जैसा था और उसकी बनावट सूखी मिट्टी से अच्छी तरह मेल खाती थी। जब तक वो जमीन पर स्थिर पड़ी रहती, मो फैन को कभी पता नहीं चलता कि वो वहां है। सौभाग्य से स्विफ्ट स्टार वुल्फ काफी सतर्क था। वो झट से एक तरफ कूद गया और काटने से बच गया, अन्यथा उसके जबड़ों की ताकत किसी इंसान को पल भर में 2 टुकड़ों में फाड़ सकती थी। रेजिटेल ड्रेक्स को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। उनके सेवक वर्ग को आमतौर पर विशाल छिपकली जैसे जीव के रूप में जाना जाता था। उनका आकार एक वयस्क मगरमच्छ जितना था, लेकिन सिर छिपकली जैसा था। उनके दोनों ओर के झालर छाते की तरह फैल सकते थे और उनकी पूंछ उनके शरीर की लंबाई का 1/3 थी। योद्धा स्तर के रेजिटेल ड्रेक्स का एक और नाम था अत्याचारी छिपकलियां। अत्याचारी छिपकलियों में अग्नि, विष, बर्फ, पृथ्वी आदि सहित विभिन्न तत्व मौजूद थे। यह विशेष जीव, जो छलावरण में माहिर था, स्पष्ट रूप से पृथ्वी तत्व का था। इसका शरीर पृष्ठभूमि में पूरी तरह घुलमिल गया था। इसे बिना तेज नजरों के देखना असंभव था। पास से गुजरने वाला कोई भी जीवित प्राणी एक ही बार में मिट्टी के एक ढेले से खा लिया जाता और उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कैसे मार डाला गया। अत्याचारी धरती छिपकली के भयानक नुकीले दांतों से एक तीखी आवाज निकली और उसकी आंखें खुल गईं। वे इंसानी मुट्ठी के आकार के थे और ऐसा लग रहा था मानो वे बस बाहर निकल ही जाएंगे। इसकी रेंगने की गति भी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। यह अपने भारी शरीर को जमीन पर घसीटते हुए अपने शिकार की ओर तेजी से बढ़ा। अत्याचारी पृथ्वी छिपकली बेहद चालाक थी। उसने उन पर झपटने का नाटक किया। जब तेज तारा भेड़िया बगल में कूदकर प्रतिक्रिया दे रहा था, तो उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी पूंछ को ठीक उसी दिशा में मारा जिधर तेज तारा भेड़िया जा रहा था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ हवा में उछलकर गिर पड़ा। उसका शरीर 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा। मो फैन भी हवा में उछलकर सीधे सरकंडों के ढेर से जा टकराया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की छाती की कुछ हड्डियां टूट गई थीं, क्योंकि मो फैन ने कसम खाकर कहा था कि उसने उसकी छाती से एक जोरदार चटकने की आवाज सुनी थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसने अपनी टूटी हड्डियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी की एक झिलमिलाहट निकली। हमारे पास लड़ने का समय नहीं है। शैतान हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें और गहराई में जाना होगा और देखना होगा कि क्या हम इन अत्याचारी छिपकलियों में से कुछ को फंसाकर मार सकते हैं, मो फैन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से चिल्लाकर कहा। आगे बढ़ने पर यहाँ के दलदली क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत थे। यहाँ तक कि जिन स्थानों पर सड़कें हुआ करती थीं, वे भी पूरी तरह से धंस गए थे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को एक फुर्तीला जानवर माना जाता था, लेकिन उसे अपने हर कदम पर बेहद सतर्क रहना पड़ता था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ दौड़ रहा था और इस समय एक ढह चुकी इमारत की छत पर था। छत लगभग 100 मीटर लंबी थी। इमारत के नीचे का इलाका दलदल में बदल गया था और आगे बढ़ने के लिए उसे इस इमारत से आगे स्थित एक आवासीय इमारत की बालकनी पर कूदना पड़ा। दोनों इमारतें एक निश्चित दूरी पर थीं, इसलिए स्विफ्ट स्टार वुल्फ को गति प्राप्त करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। तेज गति के साथ स्विफ्ट स्टार वुल्फ एक गहरे नीले तीर की तरह आगे की ओर उछला। छत के किनारे तक पहुंचने से पहले 100 मीटर की दूरी तय करने में कुछ ही सेकंड लगे। वो हवा में उछला और दोनों इमारतों के बीच की खाई को पार करते हुए हवा में एक नीले रंग का चाप बना दिया। वहां पास ही कहीं से एक सैनिक ने 2 इमारतों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। वायु तत्व से युक्त कुछ सैनिक जमीन से इमारत की ओर दौड़े। वे मो फैन का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आगे का इलाका एक विशाल दलदल से ढका हुआ है, जिसमें से काले बुलबुले सतह पर उठ रहे हैं। अंदर आना मन है। वे दलदल में बेहद तेजी से डूब जाते। विंड ट्रैक का इस्तेमाल करना भी उनकी सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंचने की गारंटी नहीं दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत सारी विशाल छिपकलियां रहती थीं। सतह की तुलना में अपने क्षेत्र में लड़ते समय उनकी ताकत कहीं अधिक होती थी। उसे भागने मत दो, धूसर सफेद वर्दी पहने महिला सलाहकार जियांग यी चिल्लाए। पृथ्वी तत्व से युक्त 2 सैनिक उनके पास आए और अपने जादू से रास्ता साफ करने की कोशिश की। अर्थवेव दलदल के खिलाफ वाकई कारगर साबित हुई। इसने धीरे धीरे कीचड़ को बीच से अलग कर दिया, जिससे चलने योग्य रास्ता खुल गया। समस्या ये थी कि कीचड़ बहुत भारी था और उसने एक विशाल क्षेत्र को भी ढक रखा था। दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता साफ करने में ही उन्हें काफी समय लग जाता। भले ही यह केवल 2 इमारतों के बीच की दूरी थी, लेकिन उनके पास अपने शिकार का धीरे धीरे पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच मो फैन स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर सवार होकर छतों के बीच छलांग लगाता रहा।
इस इलाके की इमारतें अभी तक गिरी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका दलदल में धंस गया हो। सौभाग्य से स्विफ्ट स्टार वुल्फ काफी फुर्तीला था और दलदल में गहराई तक जाते हुए इमारतों के बीच तेजी से कूदने में सक्षम था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ बालकनी के ऊपर उतरते ही एक हल्की सी कराह निकाल बैठा। 15 साल पहले जिनेलिन शहर का विकास तेजी से शुरू ही हुआ था। वहां लिफ्ट वाली ऊंची इमारतें ज्यादा नहीं थीं, इसलिए अधिकांश आवासीय इमारतें ज्यादा ऊंची नहीं थीं। उनमें से अधिकांश लगभग एक ही ऊंचाई की थीं, जो उन्हें स्विफ्ट स्टार वुल्फ के लिए आदर्श लॉन्चपैड बनाती थीं। तुम क्यों झुके हुए हो? मो फैन ने उलझन भरे स्वर में पूछा जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर नीचे की ओर गिर रहा है। आओ, स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने धीमी आवाज में चिल्लाया, मानो वो मूर्ख मो फैन को बता रहा हो कि वह नहीं दुबका हुआ है, बल्कि पूरी इमारत तेजी से डूब रही है। मो फैन ने बगल में देखा और महसूस किया कि जिस इमारत पर वे थे वह वास्तव में अगली इमारत से एक मंजिल नीचे थी। जल्दी कूदो, नहीं तो हम इमारत के साथ ही दफन हो जाएंगे, मो फैन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से जल्दबाजी में कहा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की। इमारत को तेजी से डूबते देख वह तुरंत उड़ान भरने लगा। जैसे ही स्विफ्ट स्टार वुल्फ हवा में उछला, मो फैन अपने उत्कृष्ट भौतिकी गणना के आधार पर यह बता सका कि स्विफ्ट स्टार वुल्फ संभवतः सामने वाली इमारत की दीवार से टकराने वाला है। उनके ऊपर सूरज तेज चमक रहा था, उन्हें अपने आसपास एक भी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए भागती हुई परछाई की बात तो दूर की थी। सौभाग्य से स्विफ्ट स्टार वुल्फ के पंजों की पकड़ मजबूत थी और वह इमारत के किनारे को पकड़ने में कामयाब रहा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ किनारे को पकड़े हुए था, जबकि मो फैन स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बालों को पकड़े हुए था। भेड़िया और आदमी दोनों हवा में बेफिक्र होकर लटके हुए थे। उनके नीचे एक विशाल दलदल था जो किसी महासागर जैसा लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ठीक उनके नीचे एक भंवर प्रकट हुआ और उसमें से लगभग 20 मीटर लंबे शरीर वाली एक विशालकाय छिपकली ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। उसका गहरा गला किसी सुरंग जैसा था। यह इंतजार कर रहा था मो फैन और स्विफ्ट स्टार वुल्फ के गिरने का, सीधे इसकी ग्रासनली में गिरने का। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने बड़ी मुश्किल से खुद को ऊपर खींचा और किसी तरह छत पर पैर जमाने में कामयाब हो गया। मो फैन ने अपने पीछे आ रहे सैनिकों पर एक नजर डाली। उसने महसूस किया कि वे भी काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे छतों का इस्तेमाल करने के बजाय पृथ्वी तत्व के जादूगरों से रास्ता साफ करवा रहे थे। आगे बढ़ने पर और भी विशाल छिपकलियां दिखाई देने लगी। वो जिस भी दिशा में देखता, उसे कीचड़ में तैरती हुई छिपकलियों के झुंड दिखाई देते थे। बैटलमेज मो फैन के लगभग करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक ही उनका सीधा रास्ता कीचड़ से निकलते अनगिनत विशाल छिपकलियों से अवरुद्ध हो गया। दूर से देखने पर वे मगरमच्छों के झुंड की तरह लग रहे थे जो अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले शिकार की ओर बढ़ रहे हों। जादुई धमाकों की गूंज सुनाई दी। बैटलमेज का समूह छात्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लगातार बुनियादी स्तर के मंत्रों और कभी कभार मध्यवर्ती मंत्रों के हमलों के कारण सेवक श्रेणी की विशाल छिपकलियों के पास उनके करीब आने का कोई मौका नहीं था। मो फैन अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि विशाल छिपकलियों का पूरा झुंड पूरी तरह से नष्ट हो गया। बैटलमेज अच्छी तरह से प्रशिक्षित और युद्धों में अत्यधिक अनुभवी थे। उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा पहुंचाने के लिए कुछ 100 सेवक श्रेणी के जानवरों की आवश्यकता होगी। अजीब बात है, वो शैतान क्या कर रहा है? मो फैन उत्सुकता से दूर से बैटलमेज को घूर रहा था। शुरुआत में उन्नत जादूगर लू नियान भी पीछा कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह समूह से गायब हो गया। कुछ पल आसपास का जायजा लेने के बाद मो फैन को एहसास हुआ कि लू नियान कहीं नजर नहीं आ रही है। महिला सलाहकार ही उसका पीछा कर रहे बैटलमेजों के समूह की मुखिया थी। सलाहकार की शक्ति मध्यवर्ती स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसने तीसरे स्तर की मध्यवर्ती जादू विद्या में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। उसकी शक्ति अतीत में तांग्यू के बराबर थी। बाकी सैनिकों की ताकत भी लगभग उसी के समान थी। वे आसानी से दूसरे स्तर के मध्यवर्ती मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे। मो फैन अकेले उनमें से एक या दो का ही सामना कर सकता था। एक साथ 13 बैटलमेज का सामना करने की उसकी कोई संभावना ही नहीं थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की निगाहें अचानक तेज हो गईं और उसने सतर्कता से आगे के क्षेत्र को देखना शुरू कर दिया। आगे का इलाका अतीत में जिनेलिन शहर का एक काफी व्यस्त क्षेत्र हुआ करता था। इमारतें दलदल में आधी खड़ी थीं। सड़कों और पैदल रास्तों के कुछ हिस्से अभी भी चलने लायक थे। हालांकि इमारतों के बीच के खाली स्थान से कुछ अजीब सा आभास हो रहा था, मानो अनगिनत आंखें उन्हें देख रही हों। क्या आप कह रहे हैं कि आगे 10 से अधिक घोंसले हैं? मो फैन ने पूछा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने सिर हिलाया। उसकी अंतरात्मा उसे आगे आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रही थी। एक बार आगे बढ़ने पर
उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। इसे शर्त समझो, कम से कम हम उन कमीनों को अपने साथ मौत के घाट तो उतार ही सकते हैं। मो फैन ने दांत भींचे और दृढ़ता से खतरनाक इलाके की ओर कदम बढ़ाया। मो फैन स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर सवार होकर कूड़े और कीचड़ से भरी एक चौड़ी सड़क पर उतरा। ये सड़क लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी। ये संभवतः कभी जिनेलिन शहर की मुख्य सड़कों में से एक हुआ करती थी। आसपास की इमारतें अपेक्षाकृत ऊंची थीं, जिनमें कार्यालय भवन और बहुमंजिला इमारतें शामिल थीं। इमारतें किसी अजीब सी दिखने वाली मिट्टी से ढकी हुई थीं और जंग खा चुकी थीं। वे बिना खिड़कियों वाले ढांचे जैसी लग रही थीं। इमारतें बुरी तरह जर्जर थीं और उनके टूटे फूटे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। 100 मीटर तक सड़क पर चलते हुए मो फैन को जल्द ही आगे का रास्ता रोकती हुई एक सीमेंट की दीवार दिखाई दी। दीवार की ऊंचाई आसपास की इमारतों के बराबर थी, जो एक विशाल बांध की तरह दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने तुरंत मो फैन को याद दिलाया कि दीवार के बाद का स्थान बेहद खतरनाक था। अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए मो फैन बिना किसी हिचकिचाहट के दीवार की ढलान पर चढ़ गया। हालांकि जब वो शिखर पर पहुंचा तो अचानक एक विशाल पहाड़ी ने उसकी दृष्टि को पूरी तरह से घेर लिया। इस सुनसान शहर के ठीक बीचों बीच इतनी ऊंची पहाड़ी क्यों होगी? करीब से देखने पर मो फैन तुरंत कांप उठा। यह कोई पहाड़ी नहीं थी। दरअसल ये सूखी मिट्टी से बना एक घोंसला था। ये घोंसला शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित था। ये शहर की सबसे ऊंची इमारत से 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा था और ऐसा लगता था मानो बादलों तक पहुंच गया हो। पहाड़ी गड्ढों से भरी हुई थी। इतने अधिक गड्ढे थे कि उन्हें देखकर सिर की त्वचा सुन्न हो जाती थी। संपादक का नोट: आज का आपका शब्द हर एक बिल विशाल छिपकलियों का मान था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ द्वारा आगे 10 से अधिक घोंसलों का जिक्र सुनकर मो फैन पहले से ही भयभीत हो गया था। हालांकि जब उसकी नजर एक गगनचुंबी इमारत से भी ऊंचे इस घोंसले पर पड़ी तो उसे तुरंत वहां से भाग जाने की तीव्र इच्छा हुई। शेर की मांद में जाने का रोमांच भाड़ में जाए, बचने की वो थोड़ी बहुत उम्मीद भी धरी रह जाए जो उसे लग रही थी। अगर इस घोंसले के सारे जानवर बाहर आ गए तो वे जिनेलिन शहर को फिर से आसानी से तबाह कर सकते हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इतनी आभाएं महसूस नहीं हो रही है। क्या यह विशाल छिपकलियों का बचा हुआ निवास स्थान हो सकता है? क्योंकि उनमें से अधिकांश डोम्टिंग झील में चले गए हैं। क्या यह सिर्फ एक खाली खोल है? मो फैन जल्द ही शांत हो गया। मो फैन पहली बार किसी दानव प्राणी की गर्दन देख रहा था। उसका दृश्य प्रभाव किसी मनुष्य द्वारा निर्मित गगनचुंबी इमारत को देखने के समान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मो फैन ने देखा कि सूखी मिट्टी वास्तव में वाहनों, बिजली के खंभों, विज्ञापन बोर्डों आदि से मिली हुई थी। छत्ता पूरी तरह से मिट्टी का नहीं बना था। ये लाशों सहित कई तरह की वस्तुओं से मिला हुआ था। अगर अब सिर्फ एक खाली खोल बचा है, या शायद उसमें कुछ विशाल छिपकलियां रहती हो, तो शायद मेरे पास अभी भी मौका है। अरे माँ, यह वही है। मो फैन बड़बड़ा ही रहा था कि उसने छत्ते के शिखर पर विशाल पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ देखा। मो फैन ने गौर से देखा तो पाया कि पंखों की हरकत किसी साधारण खिंचाव जैसी लग रही थी। छत्ते के ठीक बगल में एक विशाल लाल सिर लटका हुआ था। उसका मुंह आधा खुला हुआ था और उसमें से नल की तरह लार बह रही थी। ये कमांडर स्तर का जानवर था जिसने छद्मरूपी दानव जानवर को एक ही बार में काटकर मार डाला था। एक उन्नत रेजिटेल ड्रेक। रेजिटेल ड्रेक्स पश्चिमी ड्रैगनों से काफी मिलते जुलते थे। इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे देश में हुई थी। रेजिटेल ड्रेक्स को उन ड्रैगनों की एक उप प्रजाति माना जाता था जो अतीत में कभी डोम्टिंग झील में आकर बस गए थे और वहां सैकड़ों हजारों वर्षों तक निवास करते हुए एक भयानक राक्षसी प्रजाति बन गए थे। पहले मो फैन ने ड्रैगन और उड़ने वाले सांप जैसे जादुई जीव सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। इसके विपरीत पंखों और बड़े मोटे पेट वाला यह विशालकाय रेजिटेल ड्रेक उसके सामने था। वो आसानी से समझ गया कि यह रेजिटेल ड्रेक कई ड्रैगनों की नस्लों का मिश्रण है। इस रेजिटेल ड्रेक का मूल वंश छिपकलियों से था, लेकिन पंख स्पष्ट रूप से ड्रैगन से विरासत में मिले थे, इसलिए इन्हें ड्रेक के नाम से जाना जाता था। इनकी ताकत संभवतः उस डार्कविंग वुल्फ से कहीं अधिक थी जिसने बो शहर की व्यापारिक इमारत पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि रेजिटेल ड्रेक ड्रैगन से दूर का रिश्तेदार था। हवा में एक छोटा बवंडर घूम रहा था। विशालकाय रेजिटेल ड्रेक गहरी नींद में सो रहा था। उसके खर्राटे बिजली की तरह तेज थे, जबकि उसकी सांसें अकेले ही किसी पवन जादूगर की शक्ति के बराबर थीं। ये जानकर काफी डर लग रहा था कि एक ऐसा राक्षस जिसे यमराज कहा जा सकता है, इस समय घोंसले के ऊपर सो रहा था। सौभाग्य से वो अभी भी उससे कुछ दूरी पर था, अन्यथा मो फैन में इतनी जल्दी आगे बढ़ने का साहस नहीं होता, क्योंकि उसे याद था कि कैसे उस छद्मरूपी दानव को उस जानवर ने लगभग तुरंत ही मार डाला था।
मो फैन और स्विफ्ट स्टार वुल्फ उस इलाके की ओर बढ़े जहां घोंसला स्थित था। आसपास का इलाका बिल्कुल सूखा था। आसपास कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। संभवतः विशाल छिपकलियां छत्ते में आराम कर रही थीं और केवल रात में ही बाहर निकलती थीं, क्योंकि वे निशाचर थीं। छिपकलियों को धूप से डर नहीं लगता था, लेकिन वे धुंधले या बारिश वाले दिनों को पसंद करती थीं। जैसे जैसे वो सड़क पर आगे बढ़ता गया, मो फैन ने देखा कि उसके दुश्मन उसके पीछे सीमेंट की दीवार फांदकर चल रहे हैं। उसने महिला सलाहकार जियांग यी को धूसर सफेद वर्दी में देखा, जिसके पीछे मध्यम स्तर के जादूगरों का एक समूह था। पीछा करते समय वे निर्भीक प्रतीत हो रहे थे। इस बार तुम कहाँ छिपोगे? जियांग यी के बदसूरत चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। बैटल मैच के लिए किसी छात्र को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करना स्वीकार्य नहीं था। मैं भी चुनाव लड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं, मो फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो उसने हार मान ली हो। क्या तुम्हें लगता है कि भ्रम का इस्तेमाल करके तुम बच निकलोगे? तुम्हें बता दूं, ये विशाल छिपकलियां इतनी ताकतवर नहीं हैं कि हम इन्हें गंभीरता से लें। जियांग यी मुस्कुराया। क्या सच में? घोंसले के अंदर वालों का क्या? मो फैन मुस्कुराया। उसका दाहिना हाथ पहले से ही आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसने बैटल मेज पर फायरी फिस्ट से हमला नहीं किया, बल्कि घोंसले के निचले हिस्से पर निशाना साधा। फायरी फिस्ट एक छोटे उल्कापिंड की तरह था। ये हवा में तेजी से गुजरा और ठीक छत्ते के आधार पर आकर गिरा। घोंसले के आकार के कारण मुके की ताकत केवल छत्ते के आधार के पास की कुछ गुफाओं को हिलाने के लिए ही पर्याप्त थी। हालांकि उस हलचल मात्र से ही छत्ते के निचले हिस्से में मौजूद सभी विशाल छिपकलियां चौंक गईं। अनगिनत सिर छेदों से बाहर निकलने लगे और घुसपैठियों को घूरते हुए घबराहट भरी चीखें निकालने लगे। कई वर्षों से कोई जीवित प्राणी यहां नहीं आया था। उन्हें अपने पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से मानव मांस का स्वाद नहीं चखा था।